सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। 2014 के महाभारत का शंखनाद हो चुका है, लेकिन चर्चा हो रही है 350 साल पुराने एक मुगल बादशाह की। वो बादशाह था औरंगजेब, अपनों और अपनी प्रजा का खून बहाने वाला ऐसा मुगल बादशाह जिसने सल्तनत की चाहत में न जाने कितने गुनाह किए, भाइयों के खून बहाए और पिता शाहजहां को ताउम्र कैद में रखा। ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल और विकिपीडिया पर अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आधुनिक भारत की राजनीति में औरंगजेब का भूत इसलिए दोबारा लौटा क्योंकि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में उसका जिक्र कर दिया। कांग्रेस को जोड़ने वाली पार्टी बताकर उसकी तुलना सम्राट अशोक और अकबर से की और कुख्यात बादशाह औरंगजेब का नाम उछालकर राजनीतिक विश्लेषकों को एक सब्जेक्ट थमा दिया। सवाल उठे कि क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए औरंगजेब का नाम लिया। एक हिंदी अखबार दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने बीजेपी को व्यक्ति आधारित पार्टी बताया। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी लेने पर सवाल हुए तो राहुल बोले, पार्टी जो भी कहेगी वो मानूंगा। अब राहुल के हर शब्द को बीजेपी ने गौर से पढ़ा, देखा, समझा और कहा कि राहुल ने जो भी कहा वो सब उनकी पार्टी में होता है। हमारा घर तो बिल्कुल दुरुस्त है। गुजरात के आसमान से दिल्ली की तरफ देख रहे मोदी भी गुजरात में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के साथ पतंग उड़ाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने अगर तमाम उपमाओं का प्रयोग नरेंद्र मोदी के लिए ही किया है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी औरंगजेब की तरह है? क्या राहुल गांधी ने मोदी को औरंगजेब कहा? और क्या देर से ही सही पीएम का उम्मीदवार बनकर मोदी को चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? इन सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से। बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए राहुल ने क्या कहा। मकर संक्रांति की सुबह नरेंद्र मोदी के सियासी अरमानों की पतंग अहमदाबाद के रंग बिरंगे आसमान में परवाज भरने की कोशिश कर रही थी। जाड़े की गुनगुनी धूप में काले चश्मे के पीछे से झांकती मोदी की आंखें सत्ता के सपनों की ऊंचाइयां नाप रही थी। सिल्वर स्क्रीन के सबसे बड़े सितारे के साथ जय हो के नारे लग रहे थे। सलमान खान के मुंह से मोदी के लिए फूल झड़ रहे थे। ठीक उसी वक्त एक बयान के सियासी मायने समझे जा रहे थे। एक खबर पक रही थी, वो खबर जो केरल से चली, अखबारों में छपी और मोदी की इमेज से चस्पा हो गई। ये राहुल गांधी का सीधा साक्षात्कार था जिसमें औरंगजेब का जिक्र आया। हिंदी अखबार दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में राहुल ने कहा, भारत में सम्राट अशोक हुए, अकबर हुए, औरंगजेब भी रहा। सम्राट अशोक जोड़ने के लिए प्रसिद्ध हुए, अकबर ने भी लोगों को जोड़ा, तो उनके नाम अलग ही सम्मान के साथ लिए जाते हैं। औरंगजेब का नाम अलग तरह से लिया जाता है। कांग्रेस 100 सालों से जोड़ने का ही काम कर रही है। यूं तो राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में सिर्फ 3 बादशाहों के नाम लिए, लेकिन राजनीति समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होता है। सो मौजूदा सियासत की कसौटी पर अतीत के पन्नों से निकाले गए उदाहरणों के मायने निकाले जाने लगे। सवाल उठने लगे कि ये मिसालें किसके लिए दी गईं? राहुल ने कांग्रेस को जोड़ने वाली ताकत बताया, यानी अपनी पार्टी की तुलना सम्राट अशोक से की, तो फिर आधुनिक भारत का औरंगजेब कौन हुआ? क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कहा? अपने सेनापति के बारे में ऐसे विशेषण पार्टी को भला कैसे रास आते? लिहाजा पार्टी ने विशेषणों की काट में घर की ही विशेषता गिना डाली। वहां पर परिवार से आगे कुछ नहीं दिखता। राहुल गांधी जी, ये बीजेपी में ही संभव है कि एक छोटा कार्यकर्ता जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसके पिताजी चाय बेचा करते थे, उसको भी हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना सकते हैं। अगर वाकई औरंगजेब का उदाहरण देते वक्त राहुल गांधी के जहन में नरेंद्र मोदी का अक्स था, तो ये जानना भी जरूरी है कि औरंगजेब था कौन। करीब 350 साल पहले औरंगजेब हिंदुस्तान का वो मुगल बादशाह था जिसने शहंशाह बनने के लिए अपने भाइयों का खून बहाया, सल्तनत की खातिर अपने पिता को बंदी बनाया, जिसके शासन में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। तो क्या मोदी से औरंगजेब की तुलना मुमकिन है? और क्या गुजरात दंगों की वजह से इस विशेषण को मोदी से चस्पा किया जा रहा है? राहुल से सवाल हुए कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर आप क्या कहेंगे, तो जवाब आया, बीजेपी व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है। वो ये नहीं समझती कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसने लोगों को देश में जोड़कर रखा है। सवाल ये भी हुए कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी लेंगे? जवाब मिला, देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है या भविष्य में देगी, उसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करूंगा। बहरहाल खबरों की नब्ज पकड़ने वालों ने राहुल के बयानों को मोदी की तरफ फेंकी गई मिसाइल माना। सियासी जमात ने 350 साल पहले के कुख्यात बादशाह औरंगजेब के खूनी कारनामों का कच्चा चिट्ठा खंगाला। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल उठा है कि क्या नरेंद्र मोदी औरंगजेब की तरह हैं?
और क्या पीएम का उम्मीदवार बनकर राहुल मोदी को चुनौती दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पिछले 2-3 सालों से लगातार ये मांग करते रहे हैं, अपने दिल की ख्वाहिश जताते रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर सामने आए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें आगे रखकर चुनाव लड़े। ये पिछले कई महीनों से कांग्रेस के कई नेता भी कहते रहे, लेकिन अलग अलग कॉर्नर से ये बातें खारिज होती रही। लेकिन अब खबर आ रही है कि क्या 2 दिन बाद होने वाले 17 तारीख को होने वाले एआईसीसी की बैठक में ऐसा कोई फैसला हो सकता है। इसी बीच राहुल गांधी का ये इंटरव्यू में तमाम बातें राहुल गांधी ने कही है, जिसमें यह भी कहा है कि पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी जो भी कहेगी वो करेंगे। क्या है मतलब राहुल गांधी के इस इंटरव्यू का और क्यों उन्होंने औरंगजेब का जिक्र किया, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, ओबी लाइन पर हमारे साथ हैं कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी नेता, और कुछ देर में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले उर्मिलेश, आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है औरंगजेब और बाकी मुद्दों पर बाद में जब बीजेपी कांग्रेस के नेता हमारे साथ आए, लेकिन इससे क्या संकेत मिल रहा है कि राहुल गांधी अब मानसिक तौर पर तैयार हो रहे हैं कि उन्हें अब जिम्मेदारी सामने आकर लेनी चाहिए? बगैर चेहरे के चुनाव लड़ना मुश्किल है, एक चेहरा अगर नरेंद्र मोदी का सामने है तो, और दूसरी बदली हुई परिस्थितियों में 1 महीने से जिस ढंग से आम आदमी पार्टी का प्रभाव और प्रसार बढ़ा है। देखिए, राहुल गांधी, मैं समझता हूं कि कई महीने से, बल्कि साल भी कह सकते हैं, लगातार ये हो रहा है कि अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे, अब वो जिम्मेदारी संभालेंगे। भाई वो उनको कौन रोका है? उनकी पार्टी है, वो पार्टी के इस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो जिम्मेदारी में तो है ही है, इसमें क्या दो रहा है। दूसरी बात यह है कि बार बार कांग्रेस की सर्किल में या कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो कोशिश करते हैं कि बताया जाए कि वो कमांडिंग पोजीशन में आ रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में किसी ने नहीं रोका है किसी चीज के लिए। दूसरी बात कि इसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जिस पर कम ध्यान गया लोगों का। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारा समाज, हमारी जो सत्ता संरचना है वो लोकतांत्रिक है। हम उसमें बिल्कुल संकेत है साफ साफ। मैं नहीं जानता कांग्रेस 17 को क्या करेगी, लेकिन अगर राहुल गांधी के बयान में छिपे संकेतों को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाना शायद पसंद न करें। हाँ, क्योंकि उनके सलाहकारों ने उनको शायद यही समझाया है। उर्मिलेश, क्योंकि ये बात दिग्विजय सिंह ने भी कुछ दिन पहले कही थी कि लोकतांत्रिक पार्टी है और प्रधानमंत्री के पद की उम्मीदवारी चुने हुए सांसद तय करते हैं। एग्जैक्टली, यही लाइन उसमें भी है, यही लाइन उसमें भी है। यही उन्होंने भी कहा है कि देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है, लेकिन साथ में यह भी कहा कि भारत की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा तय करेगी कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। ये सैद्धांतिक तौर पर कहना तो सही है उर्मिलेश, लेकिन पहले अतीत में चुनाव के पहले राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस में परंपरा रही है, नरसिम्हा राव को छोड़ दें तो बाकी समय में पहले से घोषित तौर पर रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के लोग उम्मीदवार होंगे। वो लोग प्राइम मिनिस्टर के पद पर पहले से बरकरार रहे हैं। नेहरू जी को देख लीजिए, आप इसके बाद आप आ जाइए, शास्त्री जी कुछ समय के लिए बने, इंदिरा जी लंबे समय तक रही। तो इंदिरा जी जब आई तो कांग्रेस काफी बदल चुकी थी। तो इसका मतलब कांग्रेस गांधी नेहरू की तब नहीं रह गई थी। जो अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे पार्टी के और इवन स्टेट के, वो काफी कमजोर हो चुके थे। तो आप नहीं मान रहे कि इसका मतलब यह हो सकता है कि चुनाव के बाद हो? मैं नहीं जानता कांग्रेस क्या कर लेगी। चुनाव के बाद क्या होगा नतीजा? कांग्रेस पार्टी का हाल इस समय इतना बुरा है कि उसको सलाह देने वाले, उसकी रणनीति बनाने वाले स्वयं वो इतने असमंजस और दुविधा में है कि वो क्या करेंगे। लेकिन अगर इस लाइन का अर्थ मुझसे पूछा जाए एक जर्नलिस्ट के नाते, तो मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी शायद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी की तरह अपनी पार्टी की तरफ से घोषित नहीं होना चाहते। चलिए, राजीव त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, कांग्रेस नेता। राजीव जी, आपने पढ़ा होगा आपके आदरणीय राहुल गांधी पार्टी नेता, उन्होंने कहा है बहुत सारी बातें जिसमें उन्होंने कही है कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, पार्टी जो भी कहेगी वो तय करे, हम फैसला जो पार्टी लेगी उस पर मैं अमल करूंगा, जो भी मुझे आदेश मिलेगा मैं उसका पालन करूंगा, कांग्रेस जो कहेगी मैं वही करूंगा। इन सब के कहने का क्या मतलब निकाला जाए? मतलब निकाला जाए कि राहुल गांधी तैयार हैं, या एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी जिंदगी में कोई रिलक्टेंस जैसी कोई चीज नहीं है? अजीत जी, मैं बहुत साफगोई से कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी पूर्णतया प्रजातांत्रिक हैं और पूर्णतया सबको साथ लेके चलने में विश्वास करते हैं, और वो अपने जितने सीनियर्स नेता हैं उन सबका सम्मान करते हैं। इसलिए वो एक दिन में सारी कांग्रेस को अपने हाथ पे नहीं रखना चाहते हैं।
वो डेमोक्रेटिक तरीके से सबको साथ लेकर के कांग्रेस को बदलना चाहते हैं। वो ऐसी कांग्रेस चाहते हैं जिसमें कांग्रेस के नेता अंतिम छोर पे बैठे हुए, जो महात्मा गांधी कहा करते थे, अंतिम छोर पे बैठे हुए उस व्यक्ति के लिए कार्य करें जो विकास से महरूम है। आखिरी पायदान के आदमी के लिए तब सुनने के लिए सैद्धांतिक रूप से भी देखिए आप, अगर आप 10 साल का राजनीतिक जीवन देखेंगे राहुल गांधी जी का, तो राहुल गांधी की बात करेंगे। नहीं, हम कांग्रेस की बात करेंगे, व्यक्ति की बात मत करेंगे। राहुल गांधी खुद राहुल गांधी जी कांग्रेस का अभिन्न अंग है। और आज राहुल गांधी का जो इंटरव्यू छपा उसके बेस पे मैं कह सकता हूं 10 साल में उन्होंने कभी भी सत्ता के प्रति अपनी लोलुपता नहीं दिखाई है, जो एक बहुत बड़ा विषय है। आज जिस तरह से सत्ता लोलुपता दिखती है नेताओं में, वो सत्ता लोलुपता राहुल गांधी जी में नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जैसे कि अभी उमलेश जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब है, मैं इनसे इसलिए सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी जानती है कि किस तरह से शॉक ऑब्जर्वर्स को इस्तेमाल करके वापस कैसे आ जाए मेन स्ट्रीम में। चलिए वापस आते हैं उस इंटरव्यू पर। कांग्रेस की हालत खराब नहीं है, आपको भी लग रहा है, तो मुझे लगता है आप लोग सलाम कबूल करिए, क्योंकि 4 राज्यों के नतीजे, उसके बाद भी कांग्रेस की हालत बहुत अच्छी लग रही है। और अभी एक सर्वे आया, अभी कल ही एक सर्वे, हालांकि सर्वे को खारिज करने की आपकी परंपरा है, क्योंकि हाल के दिन में आपकी सेहत हर सर्वे में अच्छे नहीं है। उस सर्वे में दिल्ली में 7 सीटों में 6 सीटें कांग्रेस को, आप समझ सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें सर्वेस के बारे में, जो आपने कहा वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो आपने कहा कि विधानसभा चुनाव वाला मामला है, 98 से लेकर आज तक का इतिहास देखेंगे, 98 में हम चारों स्टेट के चुनाव जीते थे, और 99 में हम लोकसभा हार गए थे। बीजेपी के विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव का पैमाना नहीं है, लोकसभा का चुनाव पंचायत चुनाव का पैमाना नहीं है, पंचायत चुनाव नहीं पैमाना है। चलिए हम आते हैं इस मुद्दे पर। कैप्टन अभिमन्यु, सबसे पहला सवाल हम औरंगजेब के मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन एक बात राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी व्यक्तिवादी पार्टी है। बीजेपी को उन्होंने कहा है व्यक्तिवादी पार्टी है जो देश हित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी ने अभी बोलना शुरू किया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बोलेंगे उनकी बातों को पूरा देश जो है आकलन कर सकेगा, उसका विश्लेषण कर सकेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो किसी परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर चल करके इस देश के 125 करोड़ लोग सबको साथ लेकर के सबका विकास करने की राजनीति करते हैं। ये पूरा देश जानता है। मेरे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, वो भी, उनको सफाई देने की क्या आवश्यकता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी प्रजातांत्रिक हैं, उनकी सोच लोकतांत्रिक है, कांग्रेस को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस के नेता आजकल जिस प्रकार से वो जनता से दूर हो गए हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की सोच राहुल जी पैदा करना चाहते हैं। ये सफाई देने की आवश्यकता आज क्यों पड़ रही है? क्योंकि देश प्रश्न कर रहा है, लेकिन देश सवाल कर रहा है कि कांग्रेस में किस प्रकार का क्राइसिस आ गया है। क्या कांग्रेस में आज दृष्टि का, विजन का क्राइसिस है, कोई दिशा का क्राइसिस है, सोच का क्राइसिस है, आइडियाज का क्राइसिस है, विजन का क्राइसिस है, लीडरशिप का क्राइसिस है? ये सारे क्राइसिस के सारे प्रश्न चिन्ह जो आज खड़े हो रहे हैं, उसके कारण से आज कांग्रेस पार्टी को नई नई सफाइयां देनी पड़ रही हैं। कैप्टन अभिमन्यु, कहूंगा कि राहुल जी अभी जी एक, जब राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भाजपा एक व्यक्ति आधारित पार्टी है, व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है, तो मुझे लगता है जब कांग्रेस की भी बात करेंगे तो कांग्रेस व्यक्ति आधारित पार्टी मानी गई है। उर्मिलेश पहले संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद इनसे मैं जाऊंगा। मैं राजीव जी माफ करेंगे। देखिए, जहां तक व्यक्ति आधारित पार्टी की बात कह रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी के अनेक विचारधारात्मक जो मानदंड हैं उनसे मैं बिल्कुल असहमत हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पे। लेकिन मैं ये नहीं मानता राहुल गांधी की बात कि वो व्यक्ति आधारित पार्टी है। देखिए, बीजेपी एक राइट विंग की ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस है, पहली बात। और दूसरी बात, कैप्टन अभिमन्यु ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई इनकी पूरी विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित है और इसके मूल में आरएसएस है। इसीलिए कहा जाता है कि वो किसी बंगले से नहीं बल्कि नागपुर के एक मुख्यालय से चलती है पार्टी। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो थीसिस है उसके आधार पर इस पार्टी का ताना बाना बुना है, इसलिए इसको व्यक्ति आधारित पार्टी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी जी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो अभी राजीव जी कह रहे थे, अभिमन्यु जी कह रहे थे, मैं उनकी इस राय से भी सहमत हूं कि इस वक्त कांग्रेस के सामने, और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस के संजीदा लोग, समझदार लोग इस बात को जरूर मानेंगे, तभी वो इस संकट से निकलेंगे। कांग्रेस के पास
सबसे बड़ा संकट आज है विचारधारा का, आइडिया का, कि कैसे इस गतिरोध से, इस वैचारिक संकट से कांग्रेस पार्टी बाहर आए। चलिए, बहुत बड़ी बात उर्मिलेश ने कही विचारधारा और आइडिया का। साथ में ये भी फिर आपसे मैं उसी पर मुद्दे पर आऊंगा कि जब आप बीजेपी को कहते हैं व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है, और साथ में कांग्रेस इस देश के डीएनए में है, जब आप ये कहते हैं इस देश के डीएनए में 11-12 राज्यों में आपकी सरकार और बाकी हमने हाल के चुनाव देखे उत्तर प्रदेश में कहां हाशिए पर है और बाकी 4 राज्यों में, मुझे लगता है यहां विरोधाभास है। आप अभी भी सच को कबूल करने और समझने को तैयार नहीं है। आप उसी गुब्बारे पर सैर कर रहे हैं जो 25 साल 30 साल पहले कांग्रेस का गुब्बारा। जी बिल्कुल नहीं, मैं सहमत नहीं हूं अजीत जी आपसे। और मैं कहना चाहूंगा जो मेरे मित्र ने कहा अभी भारतीय जनता पार्टी के, वो शायद भूल रहे हैं कि हम प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं। प्रजातांत्रिक देश में सिद्धांत और संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति उन सिद्धांतों को और संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है वो व्यक्ति भी महत्वपूर्ण होता है। राहुल गांधी वही कार्य कर रहे हैं। संस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए वो ऐसे नियम लागू कर रहे हैं जिससे कि नौजवान जो राजनीति से बिल्कुल विमुख था वो नौजवान लेकिन राहुल गांधी खुलकर खेल क्यों नहीं रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे? ऐसे ना, वो डर रहे हैं क्या कि उनको लग रहा है कि इस चुनाव में देश में हवा खराब है, अभी सामने आए शिकस्त हो गई तो लगे राहुल का सिक्का नहीं चला। एक कहावत है, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। किसी भी देश को बनने के लिए एक लंबा समय चाहिए, लंबा अंतराल चाहिए, और उस लंबे अंतराल के लिए राहुल गांधी जी भी पार्टी को नई तरह से नई सोच के साथ अभी चुनाव है। राहुल गांधी 4-5 साल से बहुत सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में चुनाव लड़ाया, बिहार में गए, अभी वक्त है। आप या तो कहीं ना कहीं एक डर है, एक झिझक है कि इस मौके पर आए। पूरे विश्व में अजीत अंजुम जी एक भी नेता बताइए जिसने अपने जीवन काल में सारी जीतें प्राप्त करी हो, कोई हार ना प्राप्त करी हो। एक भी नेता पूरे विश्व के प्रधानमंत्री देशों में नहीं होगा। राहुल गांधी जी ने भी कर्नाटक का चुनाव जीता, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिमाचल का चुनाव जीता। कर्नाटक में राहुल गांधी जितना जीते उससे ज्यादा येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स की वजह से बीजेपी हारी। आज वही येदियुरप्पा आज बीजेपी के साथ बैठे हुए, ठीक है, वो तो जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप। लेकिन मैं आपसे राजीव त्यागी जो सवाल पूछ रहा हूं जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी क्या डरे हुए हैं कि इस समय देश में माहौल सही नहीं है? इस समय राहुल गांधी अगर सामने आए तो राहुल का सिक्का नहीं चलेगा, तो एक होगा कि राहुल भी नहीं चल पाए। प्रजातांत्रिक देश में सबसे पहला एतराज तो मेरा इस बात पे है कि हम कांग्रेस मुक्त देश, कांग्रेस मुक्त भारत को देखना चाहते हैं। फिर मेरे सवाल का मैं उसका जवाब दे रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। प्रजातांत्रिक देश में जब आप कहते हैं डर नाम की कोई चीज नहीं होती है प्रजातांत्रिक देश में लीडर्स के, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मेरे सवाल का राहुल गांधी ना कांग्रेस पार्टी का एक आम कार्यकर्ता किसी बात से डरा हुआ नहीं है। हम लोग अपनी नीतियों अपने कार्यक्रमों पे हैं, और जैसे उर्मिलेश जी ने कहा कि हम पे कोई पॉलिसी नहीं रह गई है। विगत 10 सालों में जो हमने आम आदमी को अधिकार दिए हैं, जिस तरह से अधिकार चलिए आम आदमी को आपने अधिकार, उसको लेकर मत लीजिए। अब आम आदमी करके हम पूर्णतः कॉन्फिडेंट है कि हम यूपी करेंगे। अब आम आदमी का नाम लेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे आम आदमी, आपका वोटर उधर शिफ्ट हो जाएगा। 2014 के चुनाव का रिजल्ट आ गया। चलिए कैप्टन अभिमन्यु के पास जी से पूछना चाहूंगा, क्या 2014 के चुनाव का रिजल्ट आ गया? अभी नहीं आएगा। आपके लिए कोई संकेत लेकर नहीं आएगा। जितनी भी सेकुलर जमात के लोग बाग हैं वो सब कांग्रेस के साथ खड़े होकर सेकुलर जमात ये सब 3 कराएंगे। चलिए एक मिनट, उर्मिलेश आपके पास आऊंगा, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु कुछ बातें कही है, मैं आप ही से उसकी व्याख्या चाहूंगा। राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें कही है। पहले प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह ने कहा था कि डिजास्टर होंगे अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, विनाशकारी होंगे देश के लिए, और बहुत सारी बातें मनमोहन सिंह ने कही थी। एक बात इन्होंने कही, मैं आप ही से समझना चाहता हूं इसकी व्याख्या अगर आप कर सकें कि इसमें नरेंद्र मोदी हैं या नहीं। उन्होंने कहा भारत में सम्राट अशोक हुए, अकबर हुए, औरंगजेब रहा। सम्राट अशोक जोड़ने के लिए प्रसिद्ध हुए, अकबर ने भी लोगों को जोड़ा तो उनके नाम अलग ही सम्मान के साथ लिए जाते हैं, औरंगजेब का नाम अलग तरह से लिया जाता है। कांग्रेस 100 साल से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। औरंगजेब किसको कर रहे हैं? मुझे तो लगता है बिटवीन द लाइन्स यही है कि औरंगजेब की तरह से तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की। अजीत जी, आज राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा विषय देश के सामने उठाया है, और इस विषय पर बहस हो, चर्चा हो, हम इसका स्वागत करते हैं। पहला विषय यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं औरंगजेब के शासन की पद्धति के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। और अगर औरंगजेब उस प्रकार का जुल्मी शासक था जिसे राहुल गांधी जी भी बयान कर रहे हैं, और बहुत इतिहास उस बात को बयान करता है, तो फिर आज तक दिल्ली के अंदर औरंगजेब के नाम पर रोड क्यों है, ये देश सवाल पूछता है उनसे। दूसरा मेरा विषय है कि ये राहुल गांधी जी जिस संस्कृति से निकल करके आते हैं, वह बादशाहत, वह शहजादा, वह युवराज, वह परिवारवाद, उनकी सोच ये सम्राट और बादशाहों तक ही रह जाती है। तो औरंगजेब से तुलना करने पे आपको एतराज नहीं है? औरंगजेब से तुलना पर एतराज नहीं है? पहले उनकी सोच में न जमहूरियत है, न कोई उनकी सोच में विकास है,
भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं, औरंगजेब से आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन नई नई व्याख्याएं वो करते हैं। कैप्टन साहब, अजीत जी, आप भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। औरंगजेब से आपको दिक्कत नहीं है ना? फिर औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ क्या किया, अपने पिता के साथ क्या किया, और उसके बाद कितने कत्लेआम हुए, औरंगजेब से आपको कोई दिक्कत नहीं है? अगर उन्होंने कहा या इशारों में तुलना की, बहुत बुरे थे, इसीलिए इतिहास में लिखा है कि वो उन्होंने क्या क्या गलत काम किया। तो आज तक इस सरकार ने औरंगजेब के नाम पर सड़क बनाए रखी। ये कौन सी प्रेरणा देना चाहते हैं देश की युवा पीढ़ी को? ये जवाब उनको देना चाहिए। अभिमन्यु जी जो बात कह रहे हैं, इनको बुरा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। अभिमन्यु जी भूल रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु जी भूल रहे हैं और साम्राज्य से बाहर, जनतांत्रिक देश परिवार में से बाहर है, राजतांत्रिक देश में अगर राजतंत्र होगा तो ऐसे जुमले जैसे कि और लोग तराशते हैं एक दूसरे के प्रति, उसमें कचरा भारत हो जाया करते हैं विरोधियों का। लेकिन आज जिस तरह से मोदी जी जुमले तराशते हैं हमारे विरुद्ध, हम उसका जवाब नहीं देते, हम जवाब नहीं देते उसका। डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप कहां मान रहे हैं? आप डेमोक्रेसी कहां मान रहे हैं? जब शहजादा जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप युवराज जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो डेमोक्रेसी कहां मान रहे हैं? और बीजेपी की सोच का मैं कहना चाहूंगा, देखिए नाजियों ने हिटलर ने बेसिकली हिटलर ने कहा था यहूदियों का पूर्ण सफाया होना चाहिए। जब सफाई की बात आप करते हैं, जब सफाई की बात आप करते हैं तो कहीं ना कहीं नाजीवादी सोच का प्रतीक बनते हैं, और प्रजातंत्र में हमारे आप विरोधी हैं। लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी भी देश के लिए जरूरी है, समाजवादी पार्टी भी देश के लिए जरूरी है, बहुजन समाज पार्टी भी देश के लिए जरूरी है, आम आदमी पार्टी भी देश के लिए जरूरी है, और हम सबको मिलकर के एक ऐसे भारत की रचना करनी है जो भारत आगे बढ़ के विकसित देशों आम आदमी पार्टी तो कितना जरूरी है ये आपको 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पता चल जाएगा। अभी अभी योगेंद्र यादव ने कहा है कांग्रेस एक चुनाव हारी, एक चुनाव जीती, कांग्रेस बहुत सारे चुनाव जीती, बहुत सारे चुनाव हारी। बिल्कुल सुन तो लीजिए, क्या जीत हारी सब पैमाना होगा? सुन तो लीजिए, नहीं जीत हार कोई पैमाना नहीं। जीत हारी पैमाना होगा? राजनीति में हम लोगों को राजनीति में सर जी, आप राजनीति में संतई के लिए देने के लिए अधिकार नहीं। एक मिनट, आप संतई के लिए आए, जीत हार कोई पैमाना नहीं है। चलिए, योगेंद्र यादव ने कहा कि जिस ढंग से कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी जी ने, देखिए मैं बोलता हूं, सुन तो लीजिए, अजीत जी प्लीज, राहुल गांधी जी को क्या ये सच्चाई नहीं है कि पिछले 10 साल में प्राइम मिनिस्टर महोदय ने कहा कि आप मंत्री बनिए? राहुल गांधी जी ने उसको ठुकराने का काम देश पर एहसान किया। चलिए, उनका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, देश में घूम करके उनका नाम इतिहास में दर्ज रहेगा, रूबरू होकर के, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आज राहुल गांधी जी, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आज राहुल गांधी जी सबसे राय लेकर के मैनिफेस्टो कांग्रेस का बना रहे हैं, ये प्रजातांत्रिक, ये सब आम आदमी पार्टी से सीख कर रहे हैं आप। चलिए, आज से 1 साल पहले से राहुल गांधी जी, चलिए, राहुल गांधी ने आम आदमी, 1 साल पहले से राहुल गांधी जी, अरे राहुल गांधी ने अभी भी आम आदमी पार्टी से सीखने की बात की, आप लोग सीखने को तैयार नहीं हो रहे हैं। देखिए प्रजातंत्र में, लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, प्रजातंत्र में अजीत अंजुम साहब, अगर मुझे एक रिक्शा वाले से सीखने का मौका मिलेगा तो मैं सीखूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो विरासत है, जो शानदार विरासत है, हम उससे भी सीखते हैं। हम जवाहरलाल जी से लेकर के शास्त्री जी से लेकर के राजीव गांधी तक सबसे सीखने का काम करते हैं। विरासतें कई बार खंडहर में तब्दील होती है, खंडहरों की सुरक्षा के लिए भारत में बहुत सारे कानून हैं। चलिए वापस वापस हम आते हैं। अभी जिस ढंग से योगेंद्र यादव ने कहा है कि आने वाले, हालांकि मैं फिर एक बार औरंगजेब के उस पर आना चाहूंगा कि क्या ये संकेत देता है राहुल गांधी का ये कहना ऐसे समय में औरंगजेब से तुलना? हालांकि बीजेपी के नेता को बुरा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है रोड है तो चलो कोई बात नहीं, सड़क है और सम्मान है, औरंगजेब अच्छे बादशाह थे, लेकिन ये तुलना कुछ संकेत देता है कि आने वाले समय में राजनीति और हमले किस तरह किस दिशा में जाएगी? देखिए अभिमन्यु साहब भी जानते हैं, कैप्टन अभिमन्यु जानते हैं कि भारत में जमहूरियत आज है, राजतंत्र नहीं है। उनकी भी सरकार 6 साल थी दिल्ली में, और केंद्र में प्रधानमंत्री उनकी पार्टी के थे, आरएसएस का बड़ा दबदबा था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बड़ी हवा थी, लेकिन तब भी औरंगजेब रोड बना रहा। देखिए, इतिहास से कैरेक्टर्स को आप खत्म नहीं कर सकते, आप मिथक नहीं खत्म कर सकते, तो जो रियल कैरेक्टर्स हैं उनको कैसे खत्म कर सकते हैं? और कई बार इतिहास में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। औरंगजेब के बारे में जहां तक है, देखिए उस बहस में जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, लेकिन इतिहास में अभी भी विवाद है, क्योंकि हिस्ट्री जो है भारत की, खासकर हमारी जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, वो ठीक से लिखी तक नहीं गई है। यहां तक कि आधुनिक इतिहास भी अंग्रेजों ने ज्यादा लिखा है। मंशा पे आ रहा हूं, जो राहुल गांधी ने कहा है, अकबर को एक तरफ करना, औरंगजेब को दूसरी तरफ करना, जाहिर है, और इशारों में कहीं कहीं तुलना कर रहे हैं। अजीत, ये जो उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने, मैंने ठीक से पढ़ा, बड़ा वेग सा है, लेकिन ये बात सही है कि इसको अगर कोई चाहे तो नरेंद्र मोदी के लिए चस्पा उस पर कर सकता है। अब सवाल इस बात का है कि नरेंद्र मोदी पर बहुत सारे रियल इश्यूज हैं, बहुत सारे बड़े मुद्दे नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी उनको क्यों नहीं उठाते? वो इतिहास से ऐसे कैरेक्टर के क्यों उठा रहे हैं जिसको लेकर अभी भी हिस्ट्री में बहुत सारे विवाद हैं? मुझे लगता है राहुल गांधी को
ठोस मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के खिलाफ बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं तो उनके पास बातों का, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। चलिए कैप्टन अभिमन्यु इसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राजीव त्यागी के पास आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं कैप्टन साहब? अजीत जी, राहुल जी क्या बोलते हैं वो कई बार ऐसा लगता है शायद उनको स्वयं नहीं मालूम हो। पिछले दिनों उन्होंने एक शब्द निकाला था कि एस्केप वेलोसिटी की जरूरत है, और उसकी व्याख्या करते करते उसके सारे देश की सरकार के कैबिनेट मंत्री जो हैं वो देश को समझाने में असफल रहे। उससे पहले उन्होंने कहा कि गरीबी जो है वो एक मानसिक अवस्था है, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। वो मुझे लगता है कि उनको स्वयं भी इस बात की जो है समझ नहीं होगी कि वो कह क्या रहे हैं। उनको कोई लिख करके दे देते हैं और वो उसको जाकर के बोल देते हैं। नहीं, ये लिख कर देने वाली बात कहिएगा तो मोदी ने भी कई चूकें की है। आज भी मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर क्या कहा आपको पता होगा? अस्थि कलश लाने वाली बात पटना की अस्थि आई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अस्थियां बताई उन्होंने। पटना जिसने बीजेपी की स्थापना की, इसलिए पर्ची मोदी भी पढ़ते हैं। ज्ञान इतना पुअर है। जनसंघ की स्थापना की वो उस व्यक्ति के नाम ने लेकर, तो इसका मतलब राहुल गांधी ने एक अखबार को, हिंदी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है देश के हित में कांग्रेस का सत्ता में आना जरूरी है और उसके लिए संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा, भविष्य में संगठन या पार्टी उसे जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह करेंगे। क्या मतलब है इसका? क्या राहुल गांधी तैयार हो रहे हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर? उनके नाम की घोषणा हो सकती है 2 दिन बाद, ये आईसीसी का अधिवेशन है, क्या ये सब हो सकता है? या चुनाव के बाद जो होना होगा, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और अगर राहुल गांधी मैदान में खुलकर सामने आए भी उम्मीदवार के तौर पर, तो क्या बहुत देर नहीं हो चुकी? इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में राजीव त्यागी हैं, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी नेता, उर्मिलेश, और अभी कुछ देर में अखिलेश प्रताप सिंह भी लखनऊ से जुड़ेंगे। राजीव त्यागी जी, क्या लगता नहीं है कि अगर राहुल गांधी को चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो शायद कुछ उम्मीद बंधे, क्योंकि कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है? समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है। कभी बीच में नाम सुशील कुमार शिंदे और दूसरे लोगों के, मीरा कुमार, और भी नाम उछलते रहते हैं। या राहुल गांधी इतना डरे हुए हैं कि कोई भी दाव ऐसे समय में देश में माहौल उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए नहीं खेलना चाहते? देखिए, मैं डर से शुरू करूंगा। डरी तो कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं, और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का कार्य किया। कांग्रेस किसी से डरती नहीं। प्रॉब्लम क्या है? आइडियोलॉजी पे हम लोग अपनी नहीं पाते हैं। इतिहास से सीखता है व्यक्ति। खानदानों का इतिहास रिश्ता करते हुए देखता है। जब लड़की का रिश्ता लेके जाता है व्यक्ति, तो खानदानों का इतिहास देखता है। ये तो देश के मुस्तकबिल का फैसला है, और देश के मुस्तकबिल का फैसला निश्चित रूप से इतिहास के आधार पर किया जाता है। अगर वर्तमान और भविष्य देखें तो शायद आप वर्तमान में कांग्रेस वर्तमान और भविष्य आम आदमी पार्टी ने देखा सेकुलर, विकासशील, आम आदमी को साथ लेके चलने वाले सिद्धांतों पर अधिक खड़ी है। आम आदमी आप बोलते हैं बहुत ही जोक लगता है, साथ खड़ी है। और आम आदमी, देखिए ये तो इतिहास में चीजें दर्ज हैं। 10 साल में जो हमने किया, राइट टू एजुकेशन से लेकर के, राइट टू फूड से लेकर के, उचित मुआवजे के अधिकार से लेकर के, और सारे जो अधिकार दिए हैं, उससे निश्चित रूप से विकास अंतिम छोर तक पहुंचेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं कहना चाहूंगा, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बीजेपी बात करती है, आज 21वीं सदी में हमें क्या जरूरत नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मुट्ठी की तरह से काम करें देश में, और देश में काम सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। आगे लेके चले देश को। ये हम ज्ञान की बातें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक मुट्ठी की तरह कहें, ये सब सुनने में अच्छा लगता है। देश में एकता जरूरत है, लेकिन ऐसे जरूरत है सर, राजनीति हमारे देश को एकता के लिए जानते हैं। और मेरा लास्ट सेंटेंस कह रहा हूं, और राहुल गांधी जी इस सेंटेंस में विश्वास करते हैं, उत्तिष्ठित, जागृत। राजीव जी, ये सुनने में अच्छा लगता है। चलिए उठिए, जागिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, और अंतिम अवसर, अंतिम जीवन समाज के आखिरी पायदान पे, आखिरी व्यक्ति तक करते रहिए। अच्छा जी, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए। बहुत अच्छा भाषण है ये। भाषण सुनकर बहुत लोग, एक मिनट, देखिए राहुल गांधी जी ने जो आज अपने इंटरव्यू में कहा है, वो लास्ट उन्होंने बात ये कही है कि हम व्यक्ति विशेष की बात ना करके सिस्टम को बदलने की बात करें। सब बात आप व्यक्ति विशेष की बात क्यों कर रहे हैं? सब पर्चा की तरह पढ़ रहे हैं थोड़ा। असल में राजीव त्यागी जी और कांग्रेस में जो लोग अभी हैं, जो लोग भी इसकी तरफ से बोल रहे हैं, वो एक चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आया था उस वक्त, देखिए अगर 2004 का देखिए, 2004 में आपकी सरकार क्यों आई? आपकी सरकार इसलिए आई कि एनडीए ने आप ही द्वारा शुरू किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जिस तरह लागू किया, उससे एक बड़ी पॉपुलेशन इस देश की बहुत क्षुब्ध थी, बहुत दुखी थी एनडीए से, और उसने सोचा कि कांग्रेस को लाओ, इसके साथ एक बेहतर शायद पॉलिसीज के साथ ही आएंगे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम ह्यूमन फेस लागू करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। लेकिन आपने 2004 के बाद 2009 तक ये सरकार, इसलिए आपने फिर सफलता पाई क्योंकि तब तक भरोसा था और मिडिल क्लास के नायक के रूप में उभरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन
हाल के दिनों में अगर देखा जाए इन 5 सालों में आपको बेहतर फॉलोअप करना चाहिए था, आपको बेहतर इंक्लूसिव ग्रोथ देनी चाहिए थी, जो नहीं दी। आप आज एक सेकंड, लेट मी कंक्लूड, नाउ आई एम कंक्लूडिंग। देखिए, आप जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है लेटेस्ट, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए, आप एनएसएसओ की रिपोर्ट देख लीजिए। कुल मिलाकर भारत में आज जो आपकी पार्टी कहती है कि हमने लोगों को अधिकार दिए, हमने लोगों को नए कानून दिए, ये झुनझुने की तरह कानून रह गए, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ। और यही कारण है कि आप पार्टी ने मध्य वर्ग का समर्थन आपसे छीन लिया और गरीब जो थे वो भी आपसे रूठकर अलग हो गए। शहर में भी आप हारे, गांव में भी आप हारे, आप उन इलाकों में भी हारे जहां आप कह रहे थे कि इस बार बीजेपी को हम तीसरी बार नहीं आने देंगे जी। और एक सवाल ये भी उठता है उर्मिलेश जी, और हम बीजेपी नेता के पास भी जाएंगे। आज ये अजय माकन की तरफ से आया है, राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार, और इसमें तमाम मुद्दे यूपीए कार्यकाल के दौरान जो पारित कानून है, कालाधन विधेयक और लोकपाल और सूचना अधिकार, आरटीआई, बोलते बोलते ऐसे हो गया, जाप हो गया हनुमान चालीसा का, हर रैली में आरटीआई। उससे आगे बढ़िए, और जनता क्या मानने को तैयार है? जनता के भीतर यह भरोसा उठ गया है कि यूपीए 2 और कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है। एक लाइन में चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को दर्जनों अधिकार दे लीजिए उनको, लेकिन खाने भर की रोटी मत दीजिए उनको, आप पढ़ाई मत दीजिए उनको, आप दवाई मत दीजिए। क्या लोग अधिकारों का झुनझुना बजाएंगे केवल आपका? चलिए, कैप्टन अभिमन्यु, राहुल गांधी की तरफ से आया है, राहुल जी के 9 हथियार दूर करेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राहुल जी का मूल मंत्र एक तरह से 9 हथियार आ चुके हैं, 9 सूत्री कार्यक्रम आपके लिए मुश्किल होने वाली है। राहुल जी का उद्देश्य भ्रष्टाचार मुक्त देश। भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा तो हमको उसमें क्या मुश्किल होने वाली है? 10 साल से थी आपकी सरकार, फिर क्यों देश का युवा बेरोजगार और क्यों होते रहे घोटाले और भ्रष्टाचार? ये आज उनको देश की जनता सवाल पूछ रही है और उनको सवाल का जवाब देना होगा। और वास्तविकता ये है कि जनता जानती है कि कांग्रेस के पास अब जवाब नहीं है। कम से कम भ्रष्टाचार समाप्त करने की कांग्रेस की न कोई दृष्टि है, न कोई सोच है, न नीयत है, न नीति है। और कोई भी वो नारा लगाने की कोशिश करेंगे, आज उनकी सच्चाई जनता के सामने है, उनकी पोल खुल चुकी है। और पिछले 10 साल में इतना घोटाले भ्रष्टाचार किए, वहीं पर गुजरात के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए ईमानदारी के प्रमाण प्रस्तुत कर मोदी जी ने लोकायुक्त तो सबसे पहले भी मोदी जी ने लोकायुक्त बना दिया था। भ्रष्टाचार के लोकायुक्त पहले बना दिया, अभी जेल में गए मंत्री पीछे। 3 साल कन्विक्टेड पद के तौर पर कन्विक्टेड है। येदियुरप्पा जी को आप पालकी में बिठाकर लाए, ये सारे लोग बहुत भ्रष्टाचार विरोधी अभियान तो बीजेपी ने। और आपने कॉर्पोरेट को जो गुजरात की जमीनें लुटाई हैं, जानती है, वो क्या करप्शन की कैटेगरी में नहीं आता? आप जवाब दे दीजिए सर। कितनी ही अन्यथा चर्चा कर लें, आप कितना ही अन्यत्र बात कर लें, जनता सच्चाई जान चुकी है। जी जी, जान चुकी है, जनता जान चुकी है। येदियुरप्पा की भी और बाबू भाई की। अंग्रेजी में कहावत है, हॉर्स विद 2 हेड्स विंस नो रेस। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दोगला है, इसलिए दोगला है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करते हैं, येदियुरप्पा जी को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र इसलिए दोहरा है कि वो सांस्कृतिक विद्वेष की बात करते हैं, जातीय विद्वेष की बात करते हैं, धार्मिक विद्वेष की बात करते हैं। इसकी वजह से गुजरात में निश्चित रूप से मैं कहूंगा, गुजरात के 2001 में मोदी जी आए थे, 40,000 करोड़ रुपए कर्जा था गुजरात में, आज 1,55,000 करोड़ रुपए कर्जा। आज कांग्रेस की सरकार ने किए है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफिस भी आज कंफ्यूज हो गया है। देखिए, ऐसा कंफ्यूजन में तो भारतीय जनता पार्टी है। कैप्टन साहब और एक मिनट, राजीव आपको भी रोक रहा हूं। कैप्टन साहब, हम एक बार अखिलेश प्रताप सिंह लखनऊ में हमारे साथ जुड़े हैं, अखिलेश प्रताप सिंह के पास चलते हैं। अखिलेश जी, राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और पार्टी हमें जो भी कहेगी वो करेंगे, मैं जो भी पार्टी कहेगी मैं करूंगा। तो अगर राहुल गांधी सिपाही हैं तो आप सब लोग क्या हैं, और बाकी आईजी, डीआईजी और डीजीपी कौन है? सर, हम तो मान रहे राहुल गांधी सर्वोच्च शिखर पर है, उनको वो सिपाही कह रहे हैं। सिपाही को ही जिम्मेदारी मिलती रहती है पदों की, संगठन सिपाही को ही जिम्मेदारी देता है किससे कब क्या काम ले रहा है। ये बड़ा प्रैक्टिकल है संगठन में कि मेज के उस पार किसे जिम्मेदारी मिली है, मेज के इस पार भी अगर सामने भी कोई बैठता है तो वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। वक्त वक्त पे जिम्मेदारी मिलती रहती है। अब मैं तभी से आप लोगों के चर्चा सुन रहा था, देखिए बड़ा सीधा सा डिफरेंस है। पॉलिटिक्स में एक विचारधारा होती है एक दल की, और एक व्यक्ति होता है जिसे अवसर मिलता है
वो उस विचारधारा से बंधा होता है और उसका अपना भी, उस व्यक्ति का और पार्टी का, दोनों का भी एक अतीत होता है। उसको उसी चश्मे से दुनिया उस पार्टी और उस व्यक्तित्व को पहचानती है। सर वो सब सही है अखिलेश जी, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है कांग्रेस के लिए। अखिलेश जी जी, ये सैद्धांतिक बातें बहुत अच्छी लगती है। एक सवाल ये उठता है, क्या अभी योगेंद्र यादव ने कहा है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, अभी उनका ट्वीट आया है, उन्होंने कहा, एक बयान आया है कि जिस ढंग से कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है देश में, उससे आने वाले समय में लग रहा है कि चुनाव कांग्रेस माफ करें बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस बीच में नहीं होगी। देखिए ये बीजेपी की बी टीम जो है, झाड़ू वाली पार्टी, अच्छा बीजेपी की बी टीम है, अहंकारों से भरी हुई है, अहंकारों से भरी हुई है, उनमें भी अहंकार है। वो भी लोकतंत्र में दूसरे की विचारधारा को सुन नहीं सकते हैं, वो भी दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, वो भी अपने निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो भी स्वयंभू अपनी प्रशंसा करते रहते हैं। तो दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की कार्यशैली एक है। ये उन्हीं के द्वारा उपजाए हुए, अच्छा उनके द्वारा उपजाए हुए में खाद पानी आप दे रहे हैं अखिलेश जी, उनको कहने का अधिकार है अखिलेश जी, कहने का अधिकार है अखिलेश जी। उनके बीजेपी द्वारा उपजाए हुए अगर आम आदमी पार्टी, तो खाद पानी आप दे रहे हैं। आप कह रहे बीजेपी की बी टीम है, तो बीजेपी की बी टीम को सपोर्ट करके सरकार आपने बनवा दी। बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के लखनऊ बनारस की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बयान है कि जो धरने प्रदर्शन चले उसको फीड किया, 30,000 लोगों का भोजन कराते थे। हाँ, तो अन्ना हजारे के समय आरएसएस ने सपोर्ट किया था, निश्चित तौर पर रामलीला मैदान में समर्थन था। लेकिन आज केजरीवाल की पार्टी को आप करें बीजेपी की बी टीम में सपोर्ट आप कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हम बार बार समर्थन देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। मैं अभी इनकी भ्रष्टाचार की बात सुनी हमने, ये हमारे अपने भाजपा के साथी की, लेकिन अखिलेश जी कृपा करके ये तो बताएं, बातें करता कृपा करके ये तो कलेजा बताएं चाहिए कि दिल्ली में इन्हीं लोगों के पास वो कलेजा है मजबूरी कि जो खुद उनको समर्थन दे। आप सुनेंगे नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि बीजेपी अपने निंदा सुन नहीं सकती, तो मैं नहीं बोल सकता, आप बोल ले। नहीं आप बोलिए 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 बोलिए, निंदा प्रस्ताव पारित करिए, उसके बाद वो जवाब देंगे। नहीं हम नहीं, हम तो देखिए, हम तो आलोचना निंदा सुनने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें लोकतंत्र में विपक्ष का भी उतना ही महत्व है, विपक्षी का भी। अरे तो आप आलोचना कीजिए, निंदा मत कीजिए ना। तो सुनने के बैठे हुए हैं, लेकिन ये अभी मैं सुन रहा था कि 1,76,000 करोड़, एक लाइन बता दें प्रॉफिट किसको हुआ? 1,74,000 करोड़ कोल का बताते, प्रॉफिट कौन रहा, गेनर कौन था? ये सीएजी की बात करते हैं, उसी सीएजी का नहीं सीएजी पर वापस लौटते, सीएजी पर बहुत बात हो चुकी है अखिलेश जी, वापस आते हैं, छोड़िए सीएजी, अखिलेश जी छोड़िए सीएजी पर बात बहुत हो चुकी है। उस ऑफिसर ने कैसे सीएजी की रिपोर्ट, अखिलेश जी छोड़िए सीएजी पर, हम महीनों बातचीत कर चुके हैं, राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। अखिलेश जी माफ करें, बीच में रोक रहा हूं, हम राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं। राहुल एक मिनट सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। नहीं हम उन्हीं पे आ रहे हैं जी, हम कह लें पूरी बात, आप अवसर दे तो जी। थैंक यू आपको जी। देखिए एक व्यक्ति है, एक विचारधारा है कि जो काम करना चाहती है, जो अधिकार देना चाहती है, जो सेवा भाव से है। एक व्यक्ति है, एक विचारधारा है जो सत्ता भाव से है, वहां पे कोई दूसरा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये आप लोग जो कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, तो जो मेवा खा के जो मंत्री सब जेल गए वो किस हैसियत से कर रहे थे सेवा? पिछले और एक ही व्यक्ति है और व्यक्ति नहीं, एक में बोलने दीजिए, अधिकार है। 15 साल से कांग्रेस हुकूमत में है अंजुम जी। जी पिछले 23-24 वर्षों में लगभग 15 वर्षों से कांग्रेस हुकूमत में है। कभी भी चाहते हमारे दल के जिन वरिष्ठ नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, ये कुछ भी बन सकते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, लेकिन उन्होंने दिखाया और कैसे इनके यहाँ चीजों के लिए कैसे कैसे चाले चल के कैसे लोगों को आपस में एक दूसरे को पछाड़ करके पद लेने की, पॉलिटिकल पद लेने की और अपने आप को स्वयंभू प्रधानमंत्री प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा करा करके खुश होते हैं। तो ये फर्क है। चलिए वो फर्क पर हम बात करेंगे। उर्मिलेश आपके पास आते हैं, एक मिनट अखिलेश जी, वैसे कहने की बात है, जब नेता, एक मिनट अखिलेश जी,
आते हैं। वैसे जब कोई पार्टी सेवा हुआ की बात करती है तो जनता जो देख रही है उसको हजम नहीं होता है कि सिर्फ सेवा है करने के लिए आ रहे हैं और ये सब सेवक है। और अभी एक सेवक आम आदमी पार्टी के भी दिल्ली में मुख्य सेवक मैंने उदाहरण दिया अंजुम जी, आप ये कैसे कह सकते हैं हजम नहीं होती है? मैंने उदाहरण दिया 15 सालों में क्या। अरे हम पे क्यों नाराज हो रहे हैं? जनता को हजम नहीं हुआ, जनता ने सत्ता से बाहर समय समय पर जिन सरकारों को किया इतिहास है। चलिए हजम जनता को हो जाएगा तो आपको 250-250 सीटें मिल जाएगी 2014 में। आप न माने, चलिए हम भी जनता है। चलिए क्षेत्रीय दलों वाला वापस आते हैं। एक मिनट अखिलेश जी, नाराज मत होइए सर, राजनीति नाराज मत होइए जी। चुनाव जीतने का राजनीति अंजुम जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, राजनीति सेवा के लिए होता है, बिल्कुल जीतने के लिए नहीं होता है। सैद्धांतिक तौर पे सेवा के लिए आप होता लोग जो ट्वीट पर बात कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे, एक सवाल पूछ सेवा रहे के थे लिए भी उन्होंने होता है कि और भाई राजनीति में हार जीत होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश जी, उमेश के पास आ रहा हूं। अखिलेश जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा कि राहुल ये योगेंद्र यादव का कहना है कि अगर कांग्रेस का यही हाल रहा तो इस बार चुनाव बीजेपी बनाम आप पार्टी हो जाएगा, ये शायद उन्होंने ट्वीट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये योगेंद्र यादव की बात में अतिशयोक्ति ज़्यादा है, क्योंकि आप पार्टी को पूरे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में वो देखना चाहते हैं, उनका सपना है और उनको सपना देखने का हक है और हो सकता है ये सही हो भविष्य में, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में या साउथ में भी, हर जगह बीजेपी या उसके जो समर्थित अलायंस के पार्टनर कुछ हैं दो एक, उनका उस तरह से विरोध नहीं कर पाएगी जितना क्षेत्रीय दल। मुझे लगता है हर जगह क्षेत्रीय दल जो हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। यहां तक कि आप दिल्ली में देख लीजिए, अब आप पार्टी हो गई है, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, उड़ीसा में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और राहुल गांधी खासकर, उनको उनके लिए एक डेमोक्रेटिक सेकुलर या नॉन बीजेपी सरकार की अगर फॉर्मेशन है, दिल्ली में अगर एजेंडा है, तो उनको इन क्षेत्रीय दलों से बेहतर तालमेल करना होगा, अपने कांग्रेस के ईगो को छोड़ना होगा और उस डायनेस्टी जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स में, इसको छोड़कर रीजनल लीडर से बात करनी होगी। बीजेपी को रोकने का तरीका यही है। और एक सेकंड अजीत, कांग्रेस ने ईगो छोड़ने का एक बेहतर वही मैं आ रहा हूं, क्या दिल्ली में इतना ईगो छोड़ेंगे? दिल्ली में सेट किया, इतना ईगो छोड़ेंगे? जिसको गालियां जिस पार्टी को दी, इतनी पेट भरकर पानी पी पी कर कोसा, उस पार्टी ने समर्थन देकर सरकार बना दिया। लेकिन मुझे तो कांग्रेस का ये लचीलापन बेहतर लगा। चलिए अखिलेश, चूंकि वक्त की कमी, अखिलेश प्रताप सिंह, उर्मेश जी ने जो कहा अपनी जगह, लेकिन आपको लगता नहीं है कि अब बहुत मुश्किल में है आपकी पार्टी? मोदी पहले से, मोदी का अश्वमेध यज्ञ मोदी का शुरू है, आम आदमी पार्टी बीच में है और मुश्किल में कांग्रेस है। लगता नहीं कि राहुल जी के लिए अभी मुफीद वक्त है कि एक बार आए, खुलकर सामने आए, चेहरा बनकर सामने आए और आपके सत्ता की तरफ प्रस्थान करने में, तीसरी बार सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी मैदान में सामने आए? अब नहीं तो कब? देखिए अंजुम जी, आप लोग 2009 में भी इसी तरह से अपने उद्गार दे रहे थे, अपनी ओपिनियन दे रहे थे, 2004 में भी दे रहे थे। नहीं एक मिनट, आप जवाब दीजिएगा। 2009 में पहले ही सोनिया गांधी ने कह दिया था मनमोहन सिंह का नाम, इस बार मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि वो बाहर जा रहे हैं। 2009 और 2014 में फर्क है। चलिए अब आप जवाब दीजिए। नहीं, कांग्रेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात कर रहा हूं। की बात मैं कर रहा हूं वो, हाँ, तो हमारे यहाँ अगर कोई सिटिंग प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है और वो रहना चाहता है तो वही घोषित होता है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उसका प्रोसीजर राहुल जी ने बताया और पार्टी हाईकमान तय करेगा, पार्टी नेतृत्व तय करेगा, पार्टी संगठन तय करेगा, जो जिम्मेदारी तय करेगा वो राहुल जी लेंगे। ये बात, लेकिन ये सवाल है ना अखिलेश जी, अब नहीं तो कब? फिर मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग कांग्रेस से अच्छी उम्मीद रखते हैं, कांग्रेस के प्रति आपके दिल में दर्द है, क्योंकि हर अच्छे व्यक्ति का दर्द है, क्योंकि कांग्रेस ऐसे है कि देश को आगे बढ़ा सकती है, देश को पिरोए रख सकती है। वो एक ऐसी विचारधारा है जो पूरे समाज को, सबको लेके चल सकती है। इसलिए आप लोग उस पीड़ा के चश्मे से जब देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ी बहुत उस मानक के अनुरूप निराशा दिखती होगी। ये हम आलोचना नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो कांग्रेस पार्टी हमारी अच्छी व्याख्या की अखिलेश जी आपने, अच्छी व्याख्या की अखिलेश जी आपने। और अभी भी 206 लोकसभा सीटें हमारे पास हैं। हमारे राज्यों में अलायंस अच्छे हैं, हमारे पार्टी के अच्छे लीडर्स हैं, यंग जनरेशन को कमान सौंपी जा चुकी है, वो काफी मेहनती हैं, उनकी छवि भी अच्छी है। चलिए, कोई जिस पार्टी का आप लोग जिक्र कर रहे हैं, मैंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी आपको लगता है कि इसी से काम चलेगा, उसके बाद देखेंगे 2014 में जो होगा, उसके बाद 2019 की तैयारी करेंगे आप।
प्रधानमंत्री के पद की आप लोग ही कह के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार जिसका कोई संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं है, आप लोग जानते हैं। अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, एक कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है और एक ऐसा सामान्य अपने आप स्वीकार नेतृत्व है जिसकी पार्टी और देश के लोग भी जिसको स्वीकारते हैं जी, तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए वापस लौटते हैं कैप्टन अभिमन्यु के लिए। इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। आडवाणी जी कुछ और कहते हैं, पार्टी कुछ और कहती है, आरएसएस कुछ और करती है, तो वहां कब्जा बनाए रखने के लिए ये व्यक्ति प्रधान और उस व्यक्ति को अपने लिए जरूरी होता है, चलिए वहां वो चलता है। जवाब दीजिए कैप्टन अभिमन्यु, आपके यहाँ कब्जा बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, इसलिए मोदी ने कब्जा बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मोदी सामने है। कैप्टन अभिमन्यु जवाब दीजिए। और इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा एक व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु, ये इस देश का सौभाग्य है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल है जहां पर एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति कार्यकर्ता बन करके इस देश के सर्वोच्च पद पर जाकर के देश की सेवा करने का अवसर उसको मिल सकता है। दुर्भाग्य इस देश का है कि 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जो दावा करती है कि उनका स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान रहा, वो आज एक परिवार को इस प्रकार से बंद करके उस परिवार से रह गई है कि बाकी हिंदुस्तान के अंदर 125 करोड़ लोगों में पैदा हुआ कोई व्यक्ति, उसको सोचने का अधिकार भी नहीं है कि वो सर्वोच्च पद पर जाकर के बैठ सकता है जब तक कि उस परिवार का नेतृत्व इस बात का ना चाहे, इस बात की इच्छा व्यक्त ना करे। आज कांग्रेस पार्टी इतनी नेतृत्व शून्यता उसके अंदर है कि केवल मात्र राहुल गांधी जी के अलावा कोई और नेता वो योग्य नहीं लगा, उसमें क्षमता नहीं है कि उसको वो अपना। अरे सर ये सब आप बोल रहे हैं, तब किसी और दिन बहस कर लेंगे। आपके यहाँ बहुत सारे योग्य लोग हैं, जो बहुत सारे लोग जिनके दिल में दर्द है, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज तक, इस पर बहस करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है किस तरह से लोगों की आकांक्षाओं को बुलडोज करके मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आरएसएस की कमान के कहने पर सौंपा गया, थोपा गया, सब जानते हैं। आपका जो पूरा टिप्पणी है वो ऐसा लगता है कि अखिलेश प्रसाद जी वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं और आप नहीं कह पा रहे थे तो आपकी तरफ से मैं भी उनसे सवाल पूछ रहा था। आपका जो आपकी तरफ से मैं उनसे भी सवाल पूछ रहा था। आपने राहुल गांधी जी के संदर्भ में किए होते तो मैं स्वागत करता। अरे सर आपकी तरफ से उनसे भी सवाल पूछा, अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिवाद है? नहीं मैं तो यही सवाल उनसे पूछा। चलिए ये एक मिनट चलिए उनका सवाल पूछा देता हूं। व्यक्ति आधारित सत्ता की बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने कहा, लेकिन एक बात तो है अखिलेश प्रताप, व्यक्ति आधारित सत्ता की जब बात होती है तो कांग्रेस की भी होगी, और मनमोहन सिंह ने भी माना। और 2 पावर सेंटर हैं, एक पावर सेंटर 10 जनपद, एक 7 आरसीआर, इसलिए कि 7 आरसीआर से बाहर नेहरू गांधी परिवार है। तो व्यक्ति आधारित सत्ता तो कांग्रेस में भी रही है, और अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे फिर भी रहेगी। संक्षिप्त 30 सेकंड। कांग्रेस में केवल एक परिवार है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। एक मिनट जवाब देने दीजिए अखिलेश प्रताप को, 30 सेकंड है मेरे पास। अखिलेश प्रताप, राजनीति में है, जो भी व्यक्ति राजनीति में है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी में, उसे क्यों अपना नेता लोग बनाते हैं? वो इसलिए कि वो पार्टी देखती है कि इनकी ज्यादा स्वीकारोक्ति है। चलिए सिर्फ किसी परिवार में गरीब के यहाँ या अमीर के यहाँ या बड़े के यहाँ पैदा होने के नाते नहीं बनाती है। चलिए मुझे वक्त की कमी, अखिलेश जी किसी और दिन एकदम कमी है। देखिए व्यक्ति आधारित सत्ता की जो बात की है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस देश की राजनीति को बाइपोलर बनाने पर आमादा थी, लेकिन आप पार्टी के इमरजेंस ने पूरे देश में क्षेत्रीय दल जिस तरह बीजेपी को आज चुनौती दे रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि बाइपोलर पॉलिटिक्स होने नहीं जा रही है। बहुत दलीय, बहुत व्यवस्था रहेगी। उर्मिलेश रोकना पड़ेगा। और कैप्टन साहब आप खुश हुए, आपके सवाल हमने उनसे पूछ दिए। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु, अखिलेश प्रताप सिंह, उर्मिलेश, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मनीग्राम से दुनिया से 200 देशों में पैसे पाइए।